ओके, कौन सा चैप्टर चल रहा है? ओके, और कितना हम पढ़ चुके हैं? एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस टॉपिक चल रहा था हमारा, स्लोप्स वगैरह हम सब कर चुके हैं। आई होप अभी तक जितना पढ़े कि समझ आया आप लोगों को, कितना याद रह गया उतना पता है आप लोगों को, कुछ याद रहता है या नहीं रहता है? घर पे प्रैक्टिस करते हैं? दैट्स अ लाई। कभी प्लीज घर पे प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आप सब भूल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि इतने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, उनको याद रखने का बस प्रैक्टिस ही तरीका है, ठीक है? तो हम एंगल बिटवीन लाइंस पढ़ रहे थे, आज उसके फर्दर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे ना, उसका थोड़ा सा हम थ्योरी डिस्कस कर लेते पहले। अब हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस पता चल गया, तो वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज, अच्छा ये रिलेशन हमने कल पढ़ा था राइट, कि tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, राइट? तो इसमें हमें क्या करना पड़ता था, हमें दो लाइंस के स्लोप्स दिए होते थे और उन दोनों लाइंस के बीच का हम एंगल निकाल रहे थे, ठीक है? अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन के स्लोप्स दिए हो, उसमें हो सकता है कि एक लाइन का स्लोप दिया हो और बीच का एंगल दिया हो, आपको दूसरा स्लोप निकालना हो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? वो हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करते हुए डिस्कस करेंगे क्या क्या टाइप्स होता है। बट अभी आपको इस इक्वेशन को ना ऐसे देखना है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन फॉर फाइंडिंग एंगल, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन टू स्लोप्स एंड एन एंगल, इस तरह से आप सोचिएगा, ठीक है? दो स्लोप है और एक एंगल है, उसके बीच का रिलेशन है, जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगा वो हमें चाहिए होगा निकालने के लिए, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 2 1, पॉइंट है 2 1, उससे एक लाइन गुजर रहा है, उसका इक्वेशन ढूंढना है। गिवन दैट इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन y इक्वल टू √3x, जो हमारा लाइन है जिसका हमें इक्वेशन चाहिए, हाउ मच एंगल दैट इज मेकिंग विद y इक्वल टू √3x 30 डिग्री, ठीक है? और हमारा जो लाइन जिसका इक्वेशन चाहिए पासेस टू 2 1, तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल गया राइट, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, उसमें मुझे m की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है? इसको m1 कर देता हूँ बिकॉज वी विल बी डीलिंग विद टू स्लोप्स, ठीक है? ये m1 हो गया। अब दूसरा जो लाइन है इसका स्लोप निकाल सकता हूँ मैं m2, y इक्वल टू mx फॉर्म में, ये देखिए राइट। तो स्लोप क्या हो गया इसका √3, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, सो tan 30 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1, m2 हो गया √3 माइनस m1 1 प्लस m1 √3 मॉड, ठीक है? हाउ मच इज tan 30? 1/√3। अगर ये मॉड हटाता हूं मैं तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, दो इक्वेशन बनेंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। प्लस के साथ बना के देखते तो क्या होगा, 3 माइनस √3m1 इक्वल टू 1 प्लस √3m1। अच्छा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने प्लस 1/√3 लिया और ये इक्वेशन आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे अच्छा कैंसिल नहीं हो रहा, दैट्स फाइन, नहीं अभी वो चीज़ नहीं है, मुझे लगा ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, इसको उधर ले जाते हैं, दैट विल बी 2√3m1, m1 की वैल्यू आ गई 1/√3, इज दैट फाइन? m1 की वैल्यू क्या है 1/√3, कैलकुलेशन से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या मैंने? दो मेरे ख्याल से नहीं, आई थिंक दिस इज फाइन। ये जो m1 की वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा जो हमें चाहिए, वो वाला पार्ट आप कर लेंगे, उसमें तो और कुछ रहा नहीं। अब दूसरा इक्वेशन बनेगा जब मैं माइनस लेता हूँ, अगर मैं माइनस लेता हूँ तो क्या बनेगा, 3 माइनस √3m1 इज इक्वल टू -1 माइनस √3m। अब ये जो सिनेरियो है इसमें क्या हो रहा है देखिए, -√3m1 माइनस √3m1 कैंसिल हो जा रहे हैं दोनों साइड, यानी m है ही नहीं, m उड़ ही जा रहा है। जब भी ऐसा सिनेरियो है ना जहाँ पे कैलकुलेशन की वजह से m गायब हो जा रहा है, इसका मतलब होता है फॉर दिस सिनेरियो m1 इज नॉट डिफाइंड।
ठीक है, क्या आप लोगों को पता है कौन सी लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं होता? हाँ, नॉट जस्ट वाई एक्सिस, एनी वर्टिकल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन होगा उसका स्लोप डिफाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका थीटा π/2 होता है एंड tan π/2 इज नॉट डिफाइंड। ये पॉइंट समझ आ रहा है? सो वाई एक्सिस इज एन पार्ट और एन एग्जाम्पल ऑफ सच लाइन। एनी वर्टिकल लाइन स्लोप डिफाइन नहीं होता। दैट मीन्स जब भी मेरा m1 नॉट डिफाइंड आ रहा है, यहाँ पे मुझे नॉट डिफाइंड लिख देना चाहिए आइडियली। नॉट डिफाइंड, हम देखो इसका जो आंसर का फास्टेस्ट तरीका समझने का ना, अगर m नॉट डिफाइंड आ गया तो ये आपका इक्वेशन बनेगा। जितने भी वर्टिकल लाइंस होते हैं, हमने डिस्कस किया था, वर्टिकल लाइंस के इक्वेशन क्या होते हैं? x इक्वल टू समथिंग, राइट, x इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो इसका इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू 2 अगर m नॉट डिफाइंड है। या फिर अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो नॉट डिफाइंड मतलब कब होता है? जब सम नंबर और सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 हो जाता है। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 तभी होता है ना जब नॉट डिफाइंड होगा, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0, इस 0 को इधर ला जाएंगे तो LHS पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा इससे। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, अगर आपका m नॉट डिफाइंड है तो सीधा x इक्वल टू 2 लिख दीजिए आपको। ये दूसरा इक्वेशन होगा। पहला इक्वेशन क्या होगा? 1/√3 डालेंगे तो x and y में इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन जब m नॉट डिफाइंड आ जाता है तो सीधा m के साथ जो टर्म है उसको x इक्वल टू मतलब x - 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपका दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, बाय द वे आप समझ रहे हैं इसमें ज्योमेट्रिकली दो इक्वेशंस क्यों बने? देखिए, जो मेरा गिवन लाइन है वो है y इक्वल टू √3x। ऐसा मान लीजिए कोई लाइन है y इक्वल टू √3x, और ये कह रहा है इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड कौन से पॉइंट से गुजर रहा है? 2, 1 से। ये मान लीजिए 2, 1 पॉइंट है। अब इस लाइन के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो मान लीजिए ये मेरा लाइन हो गया, इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो मुझे दो इक्वेशन क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इसी पॉइंट से ना एक और लाइन इस तरफ भी बन सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, और जो इसको कट कर रहा है 30 डिग्री पे, और ये दूसरा लाइन है जो इसको कट कर रहा है 30 डिग्री पे। इसलिए मुझे दो इक्वेशंस ऑफ लाइन मिले, एक 1/√3 के साथ और एक x इक्वल टू 2। लॉजिक समझ आया? सो कभी भी कंफ्यूजन होना, आप एक ऐसा रफ डायग्राम ड्रॉ करके भी जज कर सकते हैं कि कितने इक्वेशन आने चाहिए। जनरली क्योंकि हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं एंगल वाला, उसमें मॉड रहता है, जनरली 2 ही इक्वेशन बनेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 3 and makes an angle of tan inverse √2 with the straight line this। एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है विच इज पासिंग थ्रू 1, 3, और इस लाइन के साथ क्या एंगल बना रहा है? tan इनवर्स √2। ठीक है, हमने अभी तक जो एंगल्स पढ़े वो कैसे पढ़े? 30 डिग्री, 60 डिग्री या 5/4 किसी भी टर्म में, बट इस टाइप का एंगल अभी तक हमने देखा नहीं है। इट्स अ वेरी इजी वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग। इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट बोला जाता है। इसको देखे एकदम घबराना नहीं है, एकदम नॉर्मल चीज़ है, जब हम करेंगे सॉल्व देख लेना। ठीक है, इसके डिटेल्स हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस इतना देखिए, इतना समझिए कि एक एंगल होता है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के साथ इतना एंगल फॉर्म कर रहा है और उस 1/3 से पास कर 1,3 से पास कर रहा है, यानी y - 3 इक्वल टू mx - 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब m की वैल्यू चाहिए। m जिस लाइन की वैल्यू चाहिए उसको मैं m1 ले लेता हूँ। ठीक है, इसके m वैल्यू पता है आप लोगों को? y इक्वल टू mx + 3। m कितना आ रहा है इसमें? 3√2। m2 3√2 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब इन दोनों लाइन के बीच का जो जिस लाइन का इक्वेशन मुझे चाहिए और जो लाइन गिवन है उसके बीच का एंगल में थीटा ले लेते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू mod of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2। Is that fine? tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है?
tan इनवर्स रूट 2। तो इसमें क्या करना है, tan इनवर्स रूट 2 लिख देना, ठीक है। और क्लास 11 के लिए जब भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन आता है ना कि tan के साथ tan इनवर्स या sin के साथ sin इनवर्स या cos के साथ cos इनवर्स आए, तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ओनली फॉर क्लास 11, 12th में ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12th में प्रॉपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बट 11th में ऐसे सिचुएशंस आएंगे नहीं, तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल टू m2 कितना है, 3√2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3√2 m1, ठीक है। अगेन इसमें कुछ रहा नहीं, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 3√2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3√2 m1 इक्वल टू प्लस माइनस √2 हो गया। इज दैट फाइन? अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस बनेंगे, m1 की दो वैल्यूज बनेगी, दोनों वैल्यूज को इधर डालिए, किसी एक वैल्यू से जो इक्वेशन बनेगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। करके देखेंगे फटाफट, ट्राई करके देखिए इससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। m1 की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों में से पहले कोई एक वैल्यू पिक कीजिए, इसमें डालिए, जो इक्वेशन बनेगा कंपेयर कीजिएगा है कि नहीं है, तो छोड़ दीजिए फिर क्वेश्चन, आगे m2 डालने की जरूरत नहीं, मतलब m1 की दूसरी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं। स्लोप निकाल लिया। फर्स्ट वाले इक्वेशन में जहाँ पे m1 वैल्यू डालनी है वहाँ पे स्लोप की वैल्यू डाल दो, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। समझ आना, स्लोप निकला कि नहीं m1, दो वैल्यूज आए m1 के, कोई एक वैल्यू पिक करके फर्स्ट इक्वेशन में डालिए। समझ आ रहा है ना क्या करना है, तभी आप इक्वेशन ऑफ द लाइन मिलेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, उसमें बस m1 की वैल्यू डालनी है। m1 की क्या क्या वैल्यू आई, ये कोई बता सकता है मुझे? 2√2/7 है, और दूसरा ठीक है, ये वाला वैल्यू पुट करके देखिए कोई इक्वेशन बनता है कि नहीं। फर्स्ट वाले से आ रहा है, इस वाले से नहीं हो रहा, इस वाले से हो रहा है। कौन सा आ रहा है? अच्छा, फर्स्ट वाले से नहीं हो रहा, इतना तो पता चल गया। एक, ओके, ठीक है। समझ आया कैसे करना है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Find the equation of a line through 1 minus 10 which makes an angle, which make equal angles with the line। एक लाइन का इक्वेशन, दूसरे लाइन का इक्वेशन। पहली क्वेश्चन समझिए, देखने में बहुत ही सिंपल लगेगा क्वेश्चन, सिंपल है भी, बस समझने की देरी। एक बार आपको समझ आ जाएगा ना, फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस, ठीक है, मुझे बस पॉइंट मिल गया, m की वैल्यू चाहिए, इतना समझ आ गया। विच मेक्स इक्वल एंगल्स, ये जो लाइन है ना, ये इक्वल एंगल बनाता है दो लाइंस के साथ, इसके साथ और इसके साथ। ये दो लाइंस गिवन है मुझे, और मेरे पास एक लाइन है
जो दोनों लाइंस के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। ठीक है, अभी ये जो दो लाइन गिवन है ना, इसको आप मान लीजिए ऐसा लिखो, एक लाइन हो गया 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरा लाइन हो गया x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। और जो मुझे जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए वो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा यहाँ बना रहा है और एंगल थीटा यहाँ बना रहा है। ये सिनेरियो समझ आया क्या कह रहा हूँ मैं? दो लाइंस गिवन है और मुझे एक थर्ड लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इक्वल एंगल बनाता है दोनों लाइंस के साथ। यानी ये भी थीटा बन रहा है, ये भी थीटा बन रहा है, दोनों बराबर बन रहे हैं। व्हाट, समझ आएगी नहीं? ओके, अब क्या करेंगे देखिए, उस लाइन का इक्वेशन ऐसा कुछ रहेगा, y प्लस 10 इक्वल टू m1 x माइनस 1। m1 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसका स्लोप m1 ले लेता हूं, ठीक है, इस वाले लाइन का स्लोप क्या बताइए? माइनस a अपॉन बी, यानी इसका स्लोप हो गया 7, माइनस a अपॉन बी 7 हो गया। नहीं, माइनस a अपॉन बी, ठीक है, इसका स्लोप -1। ये समझ आया? इसका एंगल निकाल सकता हूं मैं, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7m1। इन दोनों के बीच का एंगल निकालें। इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकता हूं, tan थीटा, फिर से थीटा ही होगा क्योंकि दोनों एंगल सेम है, मॉड ऑफ m1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1। ठीक है, समझ आया? ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही tan थीटा है, दोनों tan थीटा है तो दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों को कंपेयर करके m1 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो कंपैरिजन कैसे होगा? एक होगा m1 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 7m1 इक्वल टू मॉड ऑफ m1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस मॉड ऑफ m1। ठीक है, अब इसमें बताइए मॉड हटेगा तो साइन को कैसे मैनिपुलेट करना है? दैट्स व्हाट वी थिंक, क्योंकि दो मॉड्स है तो दोनों साइड प्लस माइनस होगा। बट आप एक चीज लॉजिकली सोचिए, मान लीजिए इसका मैं प्लस लेता हूँ, इसका मैं प्लस लेता हूँ, तो एक केस हो गया दोनों साइड मैंने प्लस लिया, दूसरा केस लिया मैंने इसको प्लस लिया, इसको माइनस लिया, ठीक है, तीसरा केस लिया मैंने इसको माइनस लिया, इसको प्लस लिया। सो आप लॉजिकली देखिए दूसरा और तीसरा केस सेम है, माइनस साइन आप इधर रखो या इधर रखो, इट्स द सेम थिंग। तो दूसरा और तीसरा केस सेम हो जाता है कि माइनस आपने एक बार इधर रखा और एक बार इधर रखा, इवेंचुअली किसी एक साइड में ही माइनस है। चौथा केस होगा दोनों साइड आप नेगेटिव ले लो, दैट मींस दोनों साइड पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे नेगेटिव। तो एसेंशियली दो ही केसेस बन रहे, दोनों पॉजिटिव खुलेंगे या कोई एक नेगेटिव खुलेगा। तो अगेन m की कितनी वैल्यूज आएंगी निकालिए, बताइए m की क्या वैल्यूज आएंगी एंड इवेंचुअली इक्वेशन ऑफ द लाइंस क्या बनेगी, कीजिए फटाफट।
हुआ m का कुछ वैल्यू आया? आयोटा नहीं आया। देखिए आयोटा जो आ रहा है नेगेटिव, उसकी वजह से m की वैल्यू 5 आ रही है। जब आप m को सॉल्व करेंगे तो m के दो वैल्यूज आएंगे। एक तो आ रहा है कि m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसकी वजह से m का कोई वैलिड वैल्यू आएगा ही, और दूसरा आएगा 3m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3 इक्वल टू 0, जिससे m की अब यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी -3 और 1/3। ठीक, हाँ, एक केस में दोनों को पॉजिटिव रखना है और एक केस में किसी एक को नेगेटिव रखना है। ठीक है, सो जब दोनों को पॉजिटिव रखेंगे m की वैल्यू 5 आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही। जब एक को नेगेटिव रखेंगे m की दो वैल्यूज आ रही है -3 और 1/3, उससे जो मेरे इक्वेशंस ये दोनों बनेंगे, एक 3 से बनेगा और एक -3 से बनेगा और एक 1/3 से बनेगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा। देखिए यहां तक ही पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद सिंपल अलजेब्रा का इक्वेशन। गॉट इट? ट्राई कीजिए घर पे विदाउट फॉरगेटिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए कि कैसे करना है। इफ 1 1 and -3 5 are vertices of a diagonal of a square, एक स्क्वायर है उसके डायगोनल के वर्टिसेस गिवन है, देन द इक्वेशन ऑफ द साइड्स थ्रू 1 1 आर। ठीक है, मेरे पास एक स्क्वायर गिवन है, एक 1 1 है, दूसरा डायगोनली ऑपोजिट -3 5। ठीक है, अब देन द इक्वेशन ऑफ द साइड थ्रू 1 1, मतलब एक साइड तो ये हो गया मेरा a और b, इसका इक्वेशन, और एक होगा d और a, इसका इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों साइड ऐसे थे 1 1 से पास हो रहा, और इसने पूछा कि थ्रू 1 1 वाले जो साइड्स है उसका इक्वेशन क्या है। समझ आया क्वेश्चन? तो थ्रू 1 1 वाला जो साइड है, एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब मुझे m1 की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द पॉइंट। अब जब मैं ये वाले लाइन के m1 की वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकाल सकता हूं बताइए? एनी सजेशंस? ठीक है, डायगोनल और साइड के बीच का जो एंगल होता है 45 होता है। क्यों? क्योंकि ये टोटल 90 होता है और डायगोनल फॉर स्क्वायर इज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। स्क्वायर के केस में, रेक्टेंगल के केस में बाइसेक्टर नहीं होता, स्क्वायर के केस में बाइसेक्टर होता है, तो ये 45 होगा। आगे स्लोप, हाँ राइट, इसका स्लोप निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 5 -1 डिवाइडेड बाय -3 -1, यानी 4 यानी -1 आ गया। इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप चाहिए, और इसके बीच का एंगल 45 है, निकाल सकते हैं? ट्राई कीजिए, निकाल के बताइए कितना आएगा। सी, फोकस ऑन वन थिंग, इसको सॉल्व करेंगे tan 45 करके, जब सॉल्व करेंगे ना, आपके m1 का वैल्यू आएगा। m1 के दो वैल्यूज आएंगे, क्योंकि मॉड हटाना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस करेंगे, m1 के दो वैल्यूज आएंगे, तो एक इसका वैल्यू आ जाएगा और दूसरे का वैल्यू भी आ जाएगा अपने आप, आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। m के जो दो वैल्यूज आएंगे, एक इसका आएगा और एक इसका आएगा। ठीक है, करके देखिए और बताइए क्या आ रहे हैं m के वैल्यूज। आई होप आपको समझ आ गया प्रोग्रेस कैसे करना।
हाँ m1 का वैल्यू 0 आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रहा है, एक ही कैसे आ सकता है? मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस 2 बनेगा ना RHS में, प्लस माइनस 1 बनेगा। हाँ तो कैंसिल होता है तो क्या करना है? क्यों नहीं होगी? अभी तो बताया था अगर ये नॉट डिफाइंड होगा तो इक्वेशन ये बनता है, बताया था ना? यस, x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जाएगा अगर कैंसिल होता है तो एक इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल टू 1, दूसरा क्या बनेगा? हाँ y इक्वल टू 1, दूसरा ये है। एक में m 0 आ गया तो y इक्वल टू 1, एक में m इंफिनिटी आ गया तो x इक्वल टू 1। हुआ ये सबका? समझ आया कैसे करना है? आपने एक ही पेयर कंसीडर करके सॉल्व कर दिया क्योंकि 2m के वैल्यूज आ गए, एक इसका आ गया एक इसका आ गया, ठीक है? तो आंसर ये हो गया हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। समटाइम्स यू आर रिक्वायर्ड टू अज्यूम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, और you may say sometimes assuming a point on the line facilitates solving the question easily। तो ये जो स्लोप पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें एंगल होता है, दो लाइंस के स्लोप होते हैं, उसमें कई बार सिचुएशंस ऐसे आती है कि किसी लाइन का ना इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, इस फॉर्म में मान लीजिए दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसी लाइन में मुझे एक पॉइंट अज्यूम करना होगा, पॉइंट ए, ठीक है। इसमें जो पॉइंट का अजम्पशन होता है ना, वो हमेशा हम इस तरह से करते हैं कि आइडियली हम क्या कर सकते हैं, ए बी भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ए बी में प्रॉब्लम क्या होता है, दो वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो इसको सिंगल वेरिएबल रखने के लिए हम स्टार्टिंग में ही अजम्पशन ऐसा करेंगे कि सिंगल ही वेरिएबल रहे। तो एक्स को मैंने टी अज्यूम कर लेते हैं, एक्स को मैंने टी अज्यूम कर लिया। अगर एक्स को टी अज्यूम कर लिया और इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू ना अपने आप ये आ जाती है, एम टी प्लस सी। समझ आया कैसे? एक्स को मैंने टी पुट किया तो एम टी प्लस सी आ गया। सो ये अजम्पशन करने से मेरा एक ही वेरिएबल आता है, वो जो कंडीशन रहेगा क्वेश्चन में उसमें वेरिएबल डाल दो, आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा फटाफट, ठीक है। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ अ पॉइंटर, आपको ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में। वैसे आप दो भी डाल के कर सकते हैं, बस लंबा खींचेगा और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 2x माइनस वाई प्लस 0। एक ट्राइंगल गिवन है, उसके दो साइड है, एक साइड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 3, a b c, और इसका जो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल है दैट इज एट 2 3। अब आपको याद है सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, राइट। कल हमने क्या पढ़ा था? ऑर्थो सेंटर पढ़ा था। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, जो ऑपोजिट वर्टेक्स से हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं, दैट इज ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर पढ़ा था, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब लाइन लो, बीच में बीच का पॉइंट लो, उसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे भी बीच का पॉइंट लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहां पे कनेक्ट होते हैं दैट इज सर्कम सेंटर। सेंट्रॉइड होता है मीडियंस। मीडियंस मतलब कि इस लाइन के बीच का पॉइंट लो और सीधा कनेक्ट कर दो ऑपोजिट वर्टिसेस से, ठीक है, तो ये आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए मेरा मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है c, तो जो सेंट्रॉइड होता है जिसको g से रिप्रेजेंट किया जाता है कन्वेंशनली, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये याद रखिएगा, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ये आएगा, अगर हमें तीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल पता है, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो लाइंस की इक्वेशन दी और सेंट्रॉइड का दे दी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? थर्ड लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूं? या तो मुझे ये दोनों पॉइंट्स का, ये C और B के वो मिल जाए, कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, ठीक है, या फिर एक पॉइंट मिल जाए और एक स्लोप मिल जाए, तो चेक। सो वी कैन ट्राई दैट। मुझे क्या इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है?
इन दोनों लाइन को अगर मैं आपस में सॉल्व करूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा ए। सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, कोई बता सकता है फटाफट? 2x इज इक्वल टू वाई है, सो y इक्वल टू 2x, सो x प्लस 2x इक्वल टू 3 आ गया, तो x इक्वल टू 1 आ गया, y क्या आ गया 2, तो ये आ गया 1,2 पॉइंट ए। बोलिए कोई डाउट है बताइए। ओके, ये 1,2 आ गया पॉइंट है, ये पॉइंट निकालना है। अब ध्यान दीजिए, ये लाइन है मेरा 2x माइनस 1, क्या इस पॉइंट में एक पॉइंट इस लाइन में b पॉइंट लाई करता है? इसको मैं अज्यूम कर सकता हूं। x को अगर मैंने t अज्यूम किया तो y पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर x t अज्यूम है तो y हो जाएगा 2t माइनस, सॉरी x को मैंने t अज्यूम किया तो y हो जाएगा 2t। ठीक है, ये समझ आया सबको? x अगर t अज्यूम किया तो y 2t हो गया, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है। पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करके मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहां का पॉइंट भी मैं गेस कर सकता हूं। अगर मैंने x, अच्छा यहां पे तो t नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं? ओके, q ले लिया। अगर x को q ले लिया तो y क्या हो जाएगा? 3 माइनस q। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मुझे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मुझे तीनों पॉइंट्स भी मिल गए। क्या मैं अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सेंट्रॉइड का? 2। तीनों पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है, तो ये है 1 प्लस ये है t प्लस q डिवाइडेड बाय 3। समझ आया? ये x कोऑर्डिनेट निकाला मैंने। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2t प्लस 3 माइनस q डिवाइडेड बाय 3। समझ आया क्या हुआ? अब देखिए, दो इक्वेशन मिल गए, दो वेरिएबल है, एक t है और एक q है। यहां पे भी एक t है और एक q है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल के हम t और q की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लीज निकालिए और बताइए क्या आ रहा है। प्लीज सब वेरीफाई कीजिए, क्या t और q की यही वैल्यू आ रही है? अगर t और q की यही वैल्यू आ रही है तो क्या पॉइंट b और पॉइंट c निकाल पाएंगे? ठीक है, अगर t 2 है तो पॉइंट b आ गया 2 and 4, और अगर q, सॉरी t 3 है, सॉरी 3 and 6 आ गया, 2 पॉइंट c हो जाएगा 2 and 1। लाइन BC के दो पॉइंट्स मिल गए, क्या मैं इक्वेशन ऑफ BC निकाल सकता हूँ? निकालिए, बताइए क्या। आया इक्वेशन? 5x माइनस वाई इक्वल टू 9। This is the equation. समझ आया कैसे करना है? ठीक है ना, समझ आ रहा है? होप अभी तक सब जो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स के ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट एवर नॉनसेंस वी वर डूइंग। ठीक है, क्या कर रहे थे मैं भूल गया। हाँ, वो स्लोप एंड एंगल, वो सब। इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं, इनको ध्यान रखिए। दीज आर स्पेसिफिक केस फॉर्मूलाज, लेकिन इस पे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। और
इन पॉइंट्स में जो क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर के नहीं आते, दूसरे चैप्टर 3D ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनफैक्ट आप कभी कोनिक सेक्शंस करेंगे ना, जैसे सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, उसमें भी इसके क्वेश्चंस फॉर्मूलाज यूज होते हैं और बहुत इजी फॉर्मूला, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इनको याद रखिएगा, रैंडम कहीं पे भी यूज हो जाते हैं ये फॉर्मूला सभी के बाद, ठीक है। किसी दूसरे चैप्टर में शॉर्टकट करके भी ये फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं, अज्यूमिंग ये फॉर्मूलाज याद रहे आपको, ठीक है। सो फर्स्ट सिनेरियो क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन बना है कहीं पे और हवा में कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो ये पॉइंट मुझे x1 y1 गिवन है और ये लाइन का इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लीनियर लाइन, लीनियर फॉर्म, x1 y1 पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है इसको d दिया है, सो d का वो होता है क्या कहते हैं फॉर्मूला, कि ये जो x1 y1 है ना, इसको इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ये जो x का कोएफिशिएंट a और b का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, स्क्वायर करके रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड वैल्यू की लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, गॉट इट। इसका एक स्पेशल केस ये होता है कि अगर x1 y1 ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस लोगे तो x1 y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये जो इक्वेशन है इसका बस कांस्टेंट वैल्यू बचेगा c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट 1 एंड 2 है और ये लाइन से मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा, ये 1 एंड 2 को इस x एंड y में रिप्लेस कर देंगे, तो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मॉड, तो ये हो गया 3 माइनस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 16 एंड 9 25 5 3/5 माइनस 3/5 आता है, मॉड की वजह से माइनस हो गया। सिंपल एप्लीकेशन, कोई तिगड़मबाजी नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इफ P एंड Q आर लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ऑरिजिन से लेंथ है परपेंडिकुलर टू ऑन द लाइन्स, ये एक लाइन ये है x cosec अल्फा माइनस y sec अल्फा इक्वल टू k cot 2 अल्फा, ये एक लाइन गिवन है, और दूसरा लाइन गिवन है x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इक्वल टू k sin 2 अल्फा रिस्पेक्टिवली। तो ऑरिजिन से ये जो फर्स्ट लाइन गिवन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, p, राइट। सो क्या मैं p की वैल्यू निकाल सकता हूं इस इक्वेशन की हेल्प से, ये जो इक्वेशन है, अच्छा फाइनली क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, k स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेजेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो जो मेरा पहला इक्वेशन क्या है, सब कुछ मैं LHS में ले आता हूं, ये पहला इक्वेशन है मेरा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन मतलब 0 0 से डिस्टेंस चाहिए, फॉर्मूला याद है आप सबको, डिस्टेंस भी गिवन है मुझे p, सो p इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1, अब क्योंकि x1 y1 दोनों 0 है, पूरा हट जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा माइनस k cot 2 अल्फा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये जो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर सम करके रूट, यानी रूट ऑफ cosec स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा। प्लीज बताइए समझ आया कि नहीं, एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा रेफरेंस के लिए, याद है आप सबको, लिखो फॉर्मूला रेफरेंस के लिए, ओके।
P आ गया। अच्छा गिवन क्या है, इफ P and Q are the lengths of the find K square, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर हम हाँ माइनस के कॉट 2 अल्फा, ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, नीचे आ जाएगा रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां से ये स्टेप कैसा है प्लीज आप देख के बताइए, समझ आएगी आप लोगों को। इसको मैंने 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किया, इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किया, एलसीएम लिया, एलसीएम में आया साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा जो रूट के अंदर है, इसलिए मैंने रूट हटा के ऊपर साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख दिया, स्क्वायर हो जाएगा रूट से कैंसिल, यहाँ पे रख जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, तो बचेगा क्या, अच्छा ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा दिख रहा है, तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, अगर दोनों एक साथ दिख जाए वैसा करेंगे। सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस के कॉट अल्फा को मैं क्या लिख दूंगा, कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा। डिनोमिनेटर तो हट गया, तो डिनोमिनेटर से वी आर नॉट बॉदर्ड, वो बचेगा साइन 2 अल्फा और ये नीचे का 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल, के का जो नेगेटिव है वो हट जाएगा, बचेगा क्या, k बाय 2 कॉस 2 अल्फा इक्वल टू P। अच्छा इस 2 को LHS में ला सकते हो क्या, क्योंकि मॉड है तो 2 तो एनीवेज पॉजिटिव ही है, ये जो 2 है इसको उठा के LHS में ले आया मैं, तो LHS में 2P हो गया। एक काम करता हूँ, ये सब मैं ऊपर लिख देता हूँ, जो फाइनल इक्वेशन आया ना उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 2P इक्वल टू मॉड ऑफ K cos 2 अल्फा। हाँ क्योंकि मॉड है ना, मॉड नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो सकता है फिर से नेगेटिव है। हाँ तो जब इसका एक तरीका मॉड हटाने का, स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो मॉड हट सकता है, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो एनीवेज दोनों साइड पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर अंदर जो वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है डजंट मैटर। ठीक है, एनीवेज अभी दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। Again Q would be equal to what? Now you guys tell me. Mod of origin से perpendicular distance से Q, origin से यानी x1 y1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस के साइन 2 अल्फा, डिनोमिनेटर में x और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर के सम का रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट बेसिकली, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, हटा दूं, नहीं समझ आया, ओके, माइनस के 2 साइन अल्फा रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। मैं आपको रेफरेंस के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, सो x1 यानी यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से आ रहा है सब कुछ, y1 भी 0 डाल दिया तो बचा c है मेरा माइनस के साइन 2 अल्फा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। गॉट इट एवरीवन, सॉल्व करते हैं थोड़ा। q इज इक्वल टू, ये तो 1 है, कुछ नहीं बचा, k साइन 2 अल्फा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, cos 2 अल्फा है, sin 2 अल्फा है, ऑब्वियसली स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इट विल मेक सेंस। ठीक है, LHS स्क्वायर किया 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, इक्वल टू RHS स्क्वायर किया, k स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस sin स्क्वायर 2 अल्फा, ये 1 हो जाएगा, k स्क्वायर आंसर, k स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। समझ आया क्वेश्चन, पक्का आगे बढ़ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्स एक्सिस में पॉइंट है तो मेरा क्या असम्पशन हो सकता है इस पॉइंट का, क्या जूम करूं? x इज अ वेरिएबल, तो x मत लिया करो, उसकी जगह x1 ले लो या समथिंग, या फिर a,0 ले लो, सबसे सेफ, क्योंकि ये मतलब कांस्टेंट, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट्स गिवन है, सो 4 इक्वल टू मॉड ऑफ क्या होगा, पहला ax1, a क्या है, नहीं क्या होता है ax1, हाँ ax1 ही होता है राइट। हाँ देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे आ रहा है, एक काम करते हैं, इसको a नहीं लेते हैं, इस पॉइंट को कुछ और ले लेते हैं, t,0, सो जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, ठीक है। a इस क्वेश्चन में है 1/3, ठीक, b है 1/4, x1 की वैल्यू में किससे रिप्लेस करूंगा, t से, y1 0 से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, t/3, y ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² प्लस b², यानी रूट ऑफ 1/3 प्लस 1/4 स्क्वायर, ठीक है। सो a² हो गया 1/3 होल स्क्वायर, 1/4 होल स्क्वायर। ये समझ आया क्या लिख रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं रादर। डिस्टेंस 4 यूनिट्स गिवन है, जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो मेरा y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने। यहां तक डाउट है किसी को? ये समझ आया? हाँ, लाइन का इक्वेशन ये गिवन है, x को किससे रिप्लेस करते हैं, t/3, y को किससे रिप्लेस करते हैं, उड़ गया, कांस्टेंट -1 लेंगे LHS में, ठीक है, समझ आया सबको? आगे करते हैं, हो गया, ठीक है। 4 इक्वल टू t-3/3, ये कितना आएगा, 25, 5, 25/1 44, यानी 5 और 12 आ गया ना। इसमें t के 2 वैल्यूज आएंगे, इसमें t के 2 वैल्यूज आएंगे, क्या क्या वैल्यूज आते हैं मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन में, 8 और -2, ये 2 वैल्यूज आ गए, ठीक है। सो पॉइंट्स क्या आ गए मेरे, एक आ गया 8 0 और एक -2 0, दीज आर द 2 पॉइंट्स विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द गिवन लाइन। समझ आ गया सबको? ये क्या क्वेश्चन कर रहे थे हम, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। बट अगला देखते हैं, अगला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस है। अच्छा, पैरेलल लाइंस का जो खासियत होता है, दोनों के इक्वेशन प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ax प्लस by प्लस c है तो ये ax प्लस by प्लस d होगा, या फिर पूरा इक्वेशन इसका ट्वाइस थ्राइस, यानी x एंड y के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल रहेंगे हमेशा, दैट इज द स्पेशलिटी। अगर प्रोपोर्शनल है लेकिन सिमिलर नहीं है तो सिमिलर कर दीजिए, उस प्रोपोर्शनलिटी से डिवाइड करके दूसरे लाइन को, ठीक है। सो बाद में जो इस पे कांस्टेंट बचेगा, उन कांस्टेंट का डिफरेंस d माइनस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² प्लस b², that is the distance, perpendicular distance between 2 parallel lines. Whenever we are talking of distance, we are talking of perpendicular because that is the shortest distance, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एक लाइन x प्लस वाई प्लस 2, एक है x प्लस वाई प्लस 4, तो इनके d का बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 4 माइनस 2 मॉड डिवाइडेड बाय x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 2/√2। समझ आया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस? ओके ओके।
इसका क्वेश्चन देख लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चेंज करूं? अच्छा ये वाला आप करके बताइए मुझे। एक इक्वेशन ये गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 2y को कैसे डील करेंगे? इसके जो कोएफिशिएंट है और इसके कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए बिफोर यू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, या तो आप इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए सो दैट ये x माइनस वाई प्लस 5/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ भी एक कर सकते हैं एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला d माइनस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मुझे आंसर बताइए करके। तभी वो पैरेलल लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस में कोएफिशिएंट का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। पर इस वाले एग्जांपल में तो सिर्फ c के लिए, इस वाले एग्जांपल में दोनों के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल थे, x प्लस वाई थे दोनों में, इसलिए जो डिफरेंस तो हमेशा इसके कांस्टेंट्स में ही आएगा। डिफरेंस हमें कांस्टेंट में ही देखना है, कोएफिशिएंट का कुछ लेना नहीं है। अगर पैरेलल लाइंस है तो कोएफिशिएंट एनीवेज प्रोपोर्शनल होंगे, इट डजंट मैटर टू अस। डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट का ही देखना है। ठीक, ओके बी नहीं डी, ओके या इट्स डी 3/2 रूट 2 हो गया। आसान था एकदम, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू -2 -7 एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ। ये इंटरेस्टिंग है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2 -7। तो पॉइंट मिल गया, बस स्लोप की जरूरत है। हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 लेंथ का इंटरसेप्ट है बिटवीन 2 लाइंस, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब ऑब्जर्व कीजिए दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, सो अगर मैं एक लाइन ले लेता हूँ 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, दूसरा लाइन इसके ही पैरेलल होगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब एक और लाइन है, तीसरा लाइन जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, जो -2 और -7 से गुजर रहा है और ऐसे इसको कट कर रहा है। कट करने के बाद ये जो इंटरसेप्ट है इसका डिस्टेंस 3 गिवन है। क्वेश्चन समझ आया? हमें क्या चाहिए? इस लाइन का इक्वेशन ही चाहिए ना। हाँ, पॉइंट है, स्लोप चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों लाइन के बीच का क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं, वी डोंट नो। इंटरसेप्ट कर रहा है, 3 यूनिट्स डिस्टेंस दे रहा है, बट परपेंडिकुलर है कि नहीं हमें पता ही नहीं। ठीक है, सो हम अज्यूम करेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा कुछ दिखेगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इक्वल आ गया मतलब वो परपेंडिकुलर है। इन दोनों की डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं। क्या फॉर्मूला होगा? d इक्वल टू 12 - 3 यानी 9 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 यानी 9/5 डिस्टेंस आ गया। सो ये डिस्टेंस आ गया 9/5 ये वाला, यानी डेफिनेटली ये दोनों सेम नहीं है। तो ये जो इंटरसेप्ट था ये परपेंडिकुलर नहीं था। ठीक है, तो मतलब ये किसी एंगल पे होगा। ये एंगल हाँ, अगर ये एंगल मैं पता लगा लूं तो ये वाला लाइन और इस वाले लाइन के बीच का एंगल पता चल गया। इसका स्लोप पता है मुझे। इसका स्लोप कितना है बताइए इस लाइन का? -a/b -4/3। ठीक है, इस वाले लाइन का स्लोप पता चल गया। इस वाले लाइन का मैं एंगल थीटा निकाल सकता हूं। ये ट्राइंगल देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है। tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या आएगी? हाई। इससे मैं पाइथागोरस से लगा सकता हूं 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर प्लस बेस को b स्क्वायर लिखता हूं मैं। सो बेस स्क्वायर आ गया 9 - 81/25। ओ गॉड, 25 इंटू 9 कितना होता है? 25 इंटू 250, 225 माइनस 81/25। ये कितना हो जाएगा? 4, 8,
9 10 11 3 134 ना 144 144 अपॉन 25 आ गया बी स्क्वायर, सो बी आ गया 12 अपॉन 5, यानी बेस आ गया 12 अपॉन 5। ये समझ आया सबको क्या किया मैंने? ठीक है, अगर बेस 12 अपॉन 5 है, हाइट 9 अपॉन 5 है, तो tan थीटा कितना होगा? ये एंगल निकाल रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू 9/5 डिवाइडेड बाय 12/5, यानी 5 5 कैंसिल, 3 अपॉन 4। ठीक है, अब इन दोनों लाइन, ये जो ब्लू लाइन मैंने मार्क किया है और ये वाला लाइन, इसके बीच का tan थीटा वुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ m1, ये m1 है, इस लाइन का स्लोप m1 माइनस m2, m2 कितना है? अरे कहाँ, -4/3, -4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू -4/3। ठीक है, दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला लगाया। tan थीटा मैं ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, 3/4। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन सॉल्व करके क्या मेरी m1 की वैल्यू आ सकती है? और अपेरेंटली दो वैल्यूज आएंगी m1 की। आप बताइए सॉल्व करके फटाफट m1 की क्या क्या वैल्यूज आती है। एक बार m1 की वैल्यू आ गई, पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकल आएगा। क्वेश्चन समझ आया? एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करें क्विकली क्वेश्चन को। दो पैरेलल लाइंस गिवन है, एक लाइन उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, उस लाइन का एक पॉइंट गिवन है मुझे, और इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज। ये इंटरसेप्ट का वैल्यू 3 गिवन है, मुझे पता नहीं है परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो मैंने एक परपेंडिकुलर अज्यूम किया और इसके बीच का डिस्टेंस निकाला थ्रू आवर डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आया 9/5। 9/5 आया तो मैंने रियलाइज किया ये दोनों अलग अलग लाइन है, तो मैंने ये ट्राइंगल कंप्लीट किया और ये वाला एंगल निकालने की कोशिश की, सो दैट आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला कि इस लाइन और इस लाइन के स्लोप के बीच का एंगल tan थीटा है। वो फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की। tan थीटा की वैल्यू मुझे ये पाइथागोरस थ्योरम से पता चल गया कि 9/5 अपॉन 12/5 होगी। थीटा की वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू होगी 3/4। फिर ये फॉर्मूला लगाया स्लोप का, जो एंगल का होता है, tan थीटा इक्वल टू, इसका स्लोप मैंने m1 अज्यूम किया, इसका स्लोप मुझे पता लग गया -a/b। इससे सॉल्व किया तो m1 की वैल्यू आई, नहीं किया कैलकुलेट? ओके, मैं देख लेता हूँ क्या है, बताओ। एक ही आया, अच्छा कैंसिल हो रहा है, तो दूसरा भी होगा ना। कैंसिल हो गया तो क्या हुआ? ठीक है, एक m की वैल्यू आई -7/24, दूसरा है नॉट डिफाइंड, उसको भी रखना है, उसको हटा नहीं देना क्योंकि कैंसिल हो गया तो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन रहा था मेरा? x y + 7 = m टाइम्स x + 2। तो एक बार मैं m की वैल्यू डालूंगा -7/24, दूसरी बार क्योंकि नॉट डिफाइंड है तो सीधा मैं लिख सकता हूं x = -1। ये दूसरा इक्वेशन। समझ आया लॉजिक? m के दो वैल्यूज आए, दोनों से सॉल्व कर दें। ये दो इक्वेशंस आएंगे, एक बार m आया इंफिनिटी और एक बार m आया -7/24। उससे एक इक्वेशन ये बना, दूसरा इक्वेशन ये बन जाएगा। घर पे ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ओके। अब इन्हीं फॉर्मूलाज पे चलते हुए एक और फॉर्मूला है, बहुत सिमिलर फॉर्मूलाज है सारे। ठीक है, कुछ ऐसे ज्यादा कंफ्यूज, एक फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे। दूसरा है फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। मतलब ये एक लाइन गिवन है मुझे, एक पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जहां पे टच कर रहा है ना लाइन को, उसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहते हैं, और उस फुट का कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे, अल्फा बीटा। ठीक है, समझ आया क्या हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इस पॉइंट से मैंने इस लाइन को टच किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही है, हमने अभी 2 पेज पहले पढ़ा था। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला भी पता है। उसको याद रखने के लिए क्या कीजिए ना, अल्फा से x तक जाइए, फिर वापस इस फॉर्मूला पे आइए। ऐसा एक ना कर्व बना लीजिए अपने सहूलियत के लिए, आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने कर्व बनाया, इससे क्या पता चलता है, ये जो अल्फा है इसको ऐसे लिख लिया, इससे मैंने ये x1 माइनस कर दिया ऊपर जाके,
फिर मैं वापस इक्वेशन ऑफ द लाइन आया और इसमें जो x का कोऑर्डिनेट है उससे डिवाइड कर दिया a से, ठीक है। अल्फा से x1 माइनस किया डिवाइडेड बाय a, दिस वुड बी इक्वल टू एग्जैक्टली सेम फॉर बीटा, बीटा से y1 माइनस किया फिर डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट b, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू, हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे अभी तक वही, ax1 प्लस by1 प्लस c, बस यहाँ पे इस बार मॉड नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिए, एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, रूट नहीं आएगा, इसमें मॉड नहीं आएगा, इसमें रूट नहीं आएगा, इनफैक्ट इसमें एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो नेगेटिव है ये बहुत बार मिस हो जाता है, क्योंकि आदत नहीं ना, किसी और इक्वेशन में यूज ही नहीं किया नेगेटिव, इनफैक्ट मॉड यूज किया, नेगेटिव तो हटाते ही जा रहे हैं हम, ठीक है। सो ये नेगेटिव आएगा, ऊपर वाला जो हमारा डिस्टेंस इक्वेशन है वही लग रहा है विदाउट द मॉड, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा विदाउट द रूट, उससे हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकल जाएगी विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके क्वेश्चन करने से पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और हमारा फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड इमेज, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, मतलब ये लाइन गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ठीक है। आपको याद है प्रीवियस वाले स्लाइड में हमने ये वाला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाला था, इमेज क्या होगा, इससे और आगे बढ़ जाएंगे और एग्जैक्टली जो ये डिस्टेंस था उसी डिस्टेंस पे इस लाइन के अक्रॉस एक और पॉइंट हम निकालते हैं। बेसिकली मिरर में जो इमेज आता है ना, जितना डिस्टेंस पहले आप खड़े हो उतना ही डिस्टेंस अंदर की तरफ उसका कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है। सो x1 y1 का इमेज अक्रॉस दिस लाइन वुड बी अल्फा डैश बीटा डैश। कैसे याद रखना है, एग्जैक्टली सेम चीज कि ऐसे कर्व करके बना के रखिए, अल्फा डैश माइनस x1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x का कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट, आई एम सॉरी a, इक्वल टू बीटा डैश माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, y का कोएफिशिएंट, इक्वल टू व्हाट, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा ना उसका ट्वाइस, हमने पढ़ा था माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब इसके सामने बस एक 2 लिख लीजिए, ठीक है। याद रह गया फॉर्मूला इमेज का भी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज दोनों रिलेटेड फॉर्मूलाज है, एक बस दूसरे का ट्वाइस है। इसको याद रखने का तरीका ये कर्व है, ये कर्व बना लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। गॉट इट? इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट L डिनोट द लाइन इन द xy प्लेन, ठीक है, हमारे xy प्लेन में एक L लाइन है विद x एंड y इंटरसेप्ट एट 3 एंड y रेस्पेक्टिवली, ओके। x एंड y का इंटरसेप्ट क्या है, 3 एंड 1, तो हम क्या इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या होगा, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, ओके। देन द इमेज ऑफ द पॉइंट, ओके, ये मेरा एक्स वाई है, ये मेरा लाइन हो गया जिसका इक्वेशन लिखा, कोई पॉइंट है -1 -4, ठीक है, इसका इमेज ढूंढना, यानी इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे कहीं पे होगा, अल्फा डैश बीटा डैश, इमेज है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है ना, बस वही लगा देना है। अच्छा, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने रटा ऐसे नहीं था, वो उसका रटने का तरीका कुछ ऐसा था कि ये मेरा पॉइंट है -1 -4, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको कैसे रटने में आसानी थी, जो हम स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ते आ रहे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया मेरा x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका इमेज यहाँ पे होगा अल्फा डैश बीटा डैश, इसको ऐसे कर्व बना के हम रख लेंगे सो दैट मैं इजीली अप्लाई कर पाऊँ, अल्फा डैश -1 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, या चाह रहा है सर के ऊपर से जा रहा है, समझ आ रहा है, ओके, इक्वल टू बीटा डैश माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है।
इक्वल टू, वहां के लिखने की जगह नीचे लिख रहा हूँ माइनस ट्वाइस, ये तो पता ही है, नीचे का भी लिख देता हूँ, वो भी आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, इस पॉइंट को यहाँ पे डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस थ्राइस ऑफ -4 -3। समझ आया सबको? तो ये वाला इक्वेशन यूज कीजिए अल्फा डैश के साथ, उसको इस कांस्टेंट के, ये कांस्टेंट आ जाएगा, इसके साथ कंपेयर कीजिए, बताइए अल्फा डैश की वैल्यू कितनी आ रही है। और सिमिलरली ये वाला इक्वेशन यूज कीजिए, इसके साथ कंपेयर कीजिए और बताइए कि बीटा डैश की वैल्यू कितनी आ रही है। ए आ रही है 11/5 एंड 28/5। ये ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के वैल्यूज इसमें डालें, तो ये -1 आया x की जगह और यहाँ y की जगह है -4 आया ये सबका। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स एबी एंड एसी। ओके, ये ट्राइंगल एबीसी है मेरे पास, ए बी सी, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऑफ साइड्स ए बी साइड ये है, राइट बाइसेक्टर यहाँ पे कहीं पे होगा। आर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और ए सी का है y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर है रिस्पेक्टिवली। इफ ए 5 7 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड BC। ओके, इस साइड का इक्वेशन निकालना है। इस साइड का क्वेश्चन हमने कल किया था, इफ यू रिमेंबर। राइट बाइसेक्टर को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्कमसेंटर। ठीक है, तो हमने कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें सर्कमसेंटर गिवन था, ये दो साइड्स गिवन थे, हमें थर्ड साइड का इक्वेशन निकालना है, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पे भी टेक्निकली देखा जाए तो ये सर्कमसेंटर गिवन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे तो आ जाएगा सर्कमसेंटर। बट क्या हम इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं? आप देखिए कि ये जो साइड है ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे है। सो इस पॉइंट का बी इमेज होगा क्या? बी 5 7 का इमेज होगा, हाँ या ना? ये परपेंडिकुलर लाइन है, इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे ये है, उतने ही डिस्टेंस पीछे की तरफ ये है, राइट। सो बी इसका इमेज है और सी भी इमेज है, तो क्या मैं बी का निकाल सकता हूँ? क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। कैसे निकालेंगे? अगर बी का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस x1 5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ दिस 1 इक्वल टू बीटा माइनस 7 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y 1 इक्वल टू, इमेज के लिए हम -2 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मैं x एंड y की वैल्यू डाल दूंगा, यानी 5 + 7 + 0 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर + 7 स्क्वायर यानी 25 और 39। समझ आया मैंने क्या किया? पॉइंट बी की वैल्यू निकालने के लिए ये जो इमेज वाला इक्वेशन था वही लाया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, इस बार मैंने कर्व वगैरह नहीं ड्रॉ किया, अज्यूमिंग कि हमें उतना अंडरस्टैंडिंग आ गया, ठीक है। इससे अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, लेट्स सी कि कितनी वैल्यू आती है।
-7 -5. This is -7 -5. ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से क्या मैं c का निकाल सकता हूं? डिफरेंस क्या हो जाएगा c में? ये जो y माइनस एक्स यूज होगा, तो ये जो ये जो डिवाइडेड बाय 1 है, ये डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा ड्यू टू -x, और ये डिवाइडेड बाय 1 ही रहेगा। यहाँ पे सब चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 7 -5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। हाँ देखो, डिनोमिनेटर में गलती हो गई। क्या गलती हुई है बता सकते हैं कोई? यहाँ पे मैंने 25 + 49 लिखा है, क्या गलती की है? एग्जैक्टली मैंने ये x1² + y1² लिख दिया, जबकि a² + b² आएगा, यानी यहाँ पे आएगा 1² + 1²। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक बाय द वे, क्योंकि लगाते हुए ध्यान ही नहीं रहता कहाँ पे हम क्या डील कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट आ जाएगा 7 और 5। ये -7 -5 आएगा, ये 7 और 5 आ जाएगा, या 5 और 7 कुछ एक आ जाएगा। तो पॉइंट इज कि लाइन BC के मेरे दोनों पॉइंट्स अवेलेबल हो गए। अब क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ? 2 पॉइंट्स अवेलेबल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन आ जाएगा कुछ ऐसा। बीटा मतलब पॉइंट पी, बी का बीटा या सी का? ये दोनों पॉइंट्स आए और ये इक्वेशन आ जाएगा 14y = 10x और 7y = 5x whatever. गॉट इट? देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगाए गए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रहेगा आपको। ओके, एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज के लिए। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम यूजिंग साइड्स गिवन। ठीक है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने कल भी पढ़ा था ना? नहीं, वो दूसरी क्लास में। अगर मेरे पास पैरेललोग्राम के चारों साइड्स गिवन है, द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, ये y = mx + c फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दोनों पैरेलल लाइंस के y = m1x + c1 होगा, ये y = m1x + c2 होगा। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो दोनों के स्लोप सेम होंगे, सिर्फ कांस्टेंट में डिफरेंस आएगा। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो दोनों के अगेन स्लोप सेम होंगे, सिर्फ कांस्टेंट d1 और d2 अलग अलग होंगे। राइट, दोनों साइड के लाइंस, रादर चारों इक्वेशंस को हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। Once you get it in that form, then the area of parallelogram becomes C2 - C1, यानी इन दोनों का डिफरेंस इंटू इन दोनों का डिफरेंस, C2 - C1 इंटू D2 - D1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय M2 - M1, यानी इसका स्लोप माइनस इसका स्लोप। कोई भी पहले लिखे बाद में लिखे डजंट मैटर, क्योंकि इवेंचुअली मॉड लगा हुआ है। समझ आया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा? अगर मुझे ये फॉर्मेट दिया है, C2 - C1 इंटू D2 - D1 डिवाइडेड बाय M2 - M1, दैट्स द फॉर्म। ओके, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है, फॉर्म्ड बाय द लाइंस x + 3y = a, दिस एंड दिस। चार इक्वेशन गिवन है चारों साइड्स के। ध्यान दीजिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है, बस दैट्स द ओनली थिंग। आपको इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर एरिया निकालना है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें एरिया का आंसर इन्होंने ऑलरेडी ma² दिया हुआ। ठीक है, जैसे आप इसको कंपेयर करेंगे ma², आपको वैल्यू m की मिल जाएगी, और जैसी m की वैल्यू मिलेगी आप 11m + 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कीजिए प्लीज, अभी कीजिए आज का।
समझ आया सबको क्या क्या इसमें? आसान था, बस सही फॉर्मेट में ला दीजिए, सही साइंस के साथ, साइंस में गड़बड़ी मत कीजिए, आंसर आ जाएगा आपसे। गॉट इट? ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स और फैमिली ऑफ लाइन्स हम सॉरी कल करेंगे ये, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कल हमारे ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2-3 टॉपिक ही बचे और ज़्यादा ऐसे मेजर टॉपिक्स नहीं है। लाइन्स का घर परिवार कल करते हैं, ओके। चलिए, थैंक यू।